एक नॉर्मल बच्चा जो इस टाइम 11th में है और वो 12th में जाने वाला है, उसके दिमाग में तमाम बातें जो हैं घूम रही हैं। उसको जेई की तैयारी करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, इन्हीं सारी बातों को लेकर कुछ डिस्कशन करने आते हैं। सर 10th तो ऐसी नहीं थी, 11th ऐसी है, 10th ऐसी नहीं थी, 11th ऐसी है। सर पूरा साल इसी में निकल गया, 11th कैसी होती है यार? इन्हीं की इक्विलिब्रियम बैंड बजा के चला गया। थर्मोडायनेमिक्स ने बिल्कुल बॉडी गर्म करके छोड़ दी। जिन्होंने 11th वेस्ट की है उनके बारे में बताइए। तो उनके लिए चैप्टर्स तो वही, आप समझ रहे हैं? ऐसा उनके लिए नहीं कह सकते कि अरे तुम बिना पढ़े 12th में घुस जाना। उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो थोड़ा सा हो सकता है स्कोर इंप्रूव कर जाए, 5 से 15 नंबर आ जाए। 15 नंबर आने लगेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, आप और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इन्वॉल्व होंगे। सर उससे ओवरऑल स्कोर, आप समझिए ये तो एक साइकिल है। इसलिए ये नहीं है कि सर आज मैंने पानी पिया था लेकिन सर सवाल नहीं निकल रहा। चक्कर क्या है, पानी तो पी के आया हूं लेकिन फिर भी सवाल नहीं निकल रहा। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? मेरा नाम फैसल रजाक है और मैं तुम सब लोगों का स्वागत करता हूं एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। इस बार की बात जो हमारी बीच में होने जा रही है वो एक ऐसी बात है जो एक नॉर्मल बच्चा जो इस टाइम 11th में है और वो 12th में जाने वाला है, उसके दिमाग में तमाम बातें जो हैं घूम रही हैं कि उसको जेई की तैयारी करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, अब तक उसने क्या किया, तमाम बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं। हम इन्हीं सारी बातों को लेकर कुछ डिस्कशन करने आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत सिंपल और एक बहुत क्रिस्प डिस्कशन होगा उन सारे बच्चों के लिए जो आगे इस बारे में सोच रहे हैं, भले ही उनकी तैयारी अब तक कैसी थी, इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं। यानी ये जो सेशन होगा ये एक प्रॉपर रोड मैप होगा उन बच्चों के लिए कि केमिस्ट्री की तैयारी अगर वो जेई की कर रहे हैं तो केमिस्ट्री को लेकर वो इस पूरे साल आगे कैसे बढ़ें। हां, कुछ दिमाग में बातें हैं, उन बातों के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला डिस्कशन होने वाला है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है वो डर, वो शंकाएं जो हमारे दिमाग में है कि सर ये बताइए हालात अच्छे नहीं रहे, है ना, दिन सही नहीं गुजरे। नहीं नहीं नहीं, दिन तो सर सही गुजरे, हमने दिन इतने अच्छे गुजारे कि पढ़ाई नहीं कर पाए हम। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 11वीं या 11th हमारी अच्छी नहीं गई तो बताइए, ये हमारे दिल में बहुत बड़ा शंका है कि सर आप 12th की बातें कर रहे हैं, अब हम 12th जेई केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सर आप बताइए हमारी तो 11th ही अच्छी नहीं गई, क्या कुछ हो सकता है? तो इसका देखो बात बड़ा साफ है और एक सीधा जवाब है। अब तुम्हें मानना है तो तुम मानोगे, नहीं मानना तो तुम मत मानना, बट अल्टीमेटली ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होते हुए देखा गया है जिन्होंने स्पेसिफिकली 12th में ही जोर लगाया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 11th बहुत अच्छी नहीं जाती, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें एक रीजन ये हो सकता है कि सर 10th से 11th में आने का समय ही नहीं समझ में आया, क्या हुआ सर, ये तो हम यही सोचते रह गए कि 11th यार ऐसी होती है। सर 10th तो ऐसी नहीं थी, 11th ऐसी है, 10th ऐसी नहीं थी, 11th ऐसी है। सर पूरा साल इसी में निकल गया, 11th कैसी होती है यार? समझ रहे हो? कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोगों क्या कुछ मेडिकल इमरजेंसीज ले लेते हैं या कुछ और इमरजेंसीज ले सकते हैं, कुछ भी वजह से। मान लीजिए आपने 11th को बहुत अच्छा नहीं गया आपका, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप इस बात को सबसे पहले तुम्हें मानना पड़ेगा आगे कुछ भी सुनने से पहले। आप समझ रहे हैं? अगर आप इस बात को ही नहीं मानते कि 12th को जोर लगाकर या 12th में जोर लगाकर एक बहुत अच्छा सिलेक्शन लिया जा सकता है तो आगे की किसी भी बात को सुनने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, मुझे बस ये डाउट रहता है कि जिन लोगों ने 11th में पढ़ने की कोशिश नहीं की वो अपने आप को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 12th में पढ़ेंगे। अब ये आपके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिन लोगों ने 11th में पढ़ाई नहीं की वो 12th में क्यों पढ़ेंगे ये उनको खुद सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज उनको पता है कि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम उनको ऐसा कुछ दे सकता है जिसके बारे में वो सपनों में भी नहीं सोच सकते। अगर उनको ये बात 11th में भी पता थी, उन्होंने तब भी पढ़ाई नहीं की, ये बात उनको 12th में भी पता है, वो अब क्यों पढ़ेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। इसलिए वो बच्चा जो ये सोच रहा है कि मुझे करना है, तो फिर उसके लिए जवाब यह है कि अगर आपकी 11th अच्छी, भाई बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनकी 11th ठीक निकली, कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनकी 11th ठीक नहीं निकली, तो जिनकी ठीक निकली उनके लिए भी हम बातें कर ही रहे हैं और उनके लिए भी आगे का पूरा रोड मैप प्लान देते हैं। लेकिन जिनकी अच्छी नहीं निकली उनको मैं ये बता सकता हूं कि अगर अब 12th में कोशिश की जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा हर साल हर बार देखने को मिलता ही, जनरली ऐसा ही होता। आप समझ रहे हैं? दूसरी बात, सर जेई क्या बहुत टफ होती सर? हैं, कर भी पाएंगे, हमसे हो भी पाएगा? तो देखो इसका जवाब यही है कि ऐसा होता नहीं।
जेई बिल्कुल टफ नहीं है। ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो उस बच्चे के लिए लिया गया है जो एक रूटीन के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ जिसने पढ़ाई की, जिस बच्चे ने भी एक तरीके से एक रेगुलर स्टडीज की हैं, एक प्रॉपर रूटीन के साथ स्टडी की है, उस बच्चे के लिए खास तौर पर एग्जाम बनाया गया है। और यह एग्जाम हर वो बच्चा क्रैक करता है जो तमीज से कही हुई बातों को फॉलो करता है और जो मेहनत से इस एग्जाम को देता है। यह एग्जाम बिल्कुल मुश्किल नहीं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सर ये तो दुनिया के लेवल पर बड़े मुश्किल इम्तिहानों में गिना जाता है और आप कह रहे हैं ये मुश्किल नहीं। देखो, दुनिया के लेवल पर मुश्किल एग्जाम क्यों? क्योंकि सर ये हम उन लोगों का जजमेंट है। जजमेंट इस तरह से सर, इतने सारे लोग बैठते हैं, इतने लोग सिलेक्ट होते हैं, पेपर का लेवल अच्छा आता है। लेकिन तुम समझो, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी का मतलब समझते हो, जो लोग वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए करनी होती है, उन लोगों के लिए एग्जाम मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनका सिलेक्शन होता है। तो जो लोग तरीके से कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तरीका क्या है वो तुम्हें समझाया जाता है। बहुत कम बच्चे हैं जो उन तरीकों को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के ये एग्जाम मुश्किल नहीं, लेकिन इस एग्जाम की जो तैयारी है इसमें मेहनत है। इस एग्जाम की तैयारी में एक ऐसे एफर्ट्स हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करने से घबराते। तो मैं यही बोलूंगा कि ये एग्जाम तो मुश्किल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस एग्जाम को इस एग्जाम के लिए तैयार होने में थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं, और वो शायद इसलिए भी करने चाहिए क्योंकि जिस एग्जाम के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस एग्जाम के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट के बाद जो आपको मिलता है, आप समझ रहे हैं, वो अलग ही होता है। तो जिस उस चीज को पाने के लिए, उस खुशी को पाने के लिए, उस इज्जत को पाने के लिए, उस पैसे को पाने के लिए, इन तमाम चीजों को पाने के लिए मेरे हिसाब से उतनी मेहनत तो बनती है। समझ रहे हैं? तीसरी बात, सर हमारा 12th है, सर 12th में बोर्ड्स भी सुना है आता है। यानी पहली बात तो आपकी बड़ी ठीक लगी हमें कि 11th हमारी अच्छी नहीं है सर, इसके बारे में आपने बताया कि घबराओ नहीं, आगे की बातें सुनो, कर सकते हैं। ठीक सर, हमारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ रही है कि हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि क्या जेई बहुत टफ है? नहीं, जेई तो जैसा है वैसा है, बट ये कि हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है, जिसने एफर्ट्स किए हैं वो सिलेक्ट होगा। तीसरी बात सर, हमें बोर्ड्स भी देने हैं, हम 12th के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड्स के साथ जेई की तैयारी। अरे तो तुम समझो बात को, जेई का जो एग्जाम है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हमारा एग्जाम है, वो एग्जाम 12th के 11th के सिलेबस के ऊपर ही तो बेस्ड है। ये कोई अलग सा सिलेबस थोड़ी ना है कि सर कुछ कमाल कर देंगे, कुछ अब बकवास बातें कर लेंगे, ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, वही 11th 12th का पुराना सिलेबस है। एडवांस लेवल पर दो एक चीजें अलग थोड़ा बहुत हटा दी गई हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयारी का बाद में मौका मिल जाता है अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स के बाद। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अननेसेसरी इसको हवा ना बनाए। पहली बात कि भाई देखो, हवा किसी चीज का तब बनाया जाता है जब आप किसी चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, जब आप किसी चीज का ब्लेम किसी और पे लगाना चाहते हैं। यानी सर ये बड़ा मुश्किल है सर, बोर्ड्स के साथ जेई की तैयारी ये नहीं हो पाएगा सर, ये आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कैसे कर सकता है कोई आदमी? सर बोर्ड्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। और सर आप जेई की तैयारी की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। तुम समझो, बेकार के बहाने मत बनाओ। पेपर ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सवालों के ही तो आंसर देने होते हैं। ये सवाल पूछे तो सिलेबस से ही जाते हैं, और जब दोनों लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है तो फिर ये दोनों एग्जाम्स की तैयारी अलग कैसे हो सकती है, ये मुझे नहीं समझ में आता। हां, ये जरूर कह सकता हूं कि बोर्ड्स की तैयारी के लिए आपको कुछ चीजें अपने अंदर और लानी पड़ती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी राइटिंग स्किल्स, जिसके लिए रेगुलर बेसिस पर आपके एग्जाम्स होते हैं, रेगुलर बेसिस पर आपके टेस्ट हो सकते हैं, और आप खुद भी इन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। ये सिर्फ चीजें ध्यान देने वाली हैं, ये सारी चीजें सिर्फ अपने आप को अलर्ट रखने वाली हैं कि भाई ऐसा है, इसको मुझे यहां से पढ़ लेना है, और जब लिखने के लिए कहा जाएगा तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। आप समझ रहे हैं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन चीजों को आप अननेसेसरी हवा ना बनाए। ये बोर्ड्स और जेई बिल्कुल एक साथ तैयार किया जा सकता है। जो बच्चे बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो जेई में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन इसका भी यह मतलब नहीं है कि जेई में अच्छा स्कोर करने वाला बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करेगा या बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं करेगा। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके ये दो अलग अलग एग्जाम्स हैं, इन दोनों की अपनी रिक्वायरमेंट्स, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सिमिलैरिटीज रखती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक केस में आपको ज्यादा एक्सप्रेसिव होना है, आपको लिखना है, समझाना है, और यह काम करने के लिए कोई बहुत नायाब आपके अंदर खूबियां नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा जो इस चीज को समझता है वो अपने अंदर इस तरह की आदतें शुरू से ही डेवलप कर लेता है।
लास्ट बात ये है कि सर ये बताइए, अब आप ऑनलाइन बैचेस की बात कर रहे हैं, लक्ष्य बैच हमारा 12th का बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है अप्रैल में। अब आप ये बताइए, आप अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे तो सर ऑनलाइन क्लासेस में क्या कुछ इस तरह का हो सकता है? आप जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं दुनिया के मुश्किल इम्तिहानों में गिना जाता है, आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, बड़े तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़ा स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ती है, रूटीन टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। सर ये सारी चीजें सर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ये तो मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं लगता। ऐसा मुश्किल लग सकता है उन लोगों को जिनको रिजल्ट न सुनाई देते हैं, न जिनको रिजल्ट्स की गूंज दिखाई देती। पीडब्ल्यू ने अपने ऑनलाइन बैचेस से मेंस लेवल पर और एडवांस लेवल पर रिजल्ट का शोर मचाया है, हर साल मचाया है। पिछले साल का भी आपको रिजल्ट पता है, उससे पहले साल का भी रिजल्ट आपको पता है, और इस साल भी आप वो शोर सुनेंगे और आपको खुद इस बात की बड़ी खुशी होगी कि यार ऑनलाइन से भी इतने टॉप रिजल्ट्स, एडवांस लेवल पर टॉप रैंक्स आ रही हैं, मेंस लेवल पर जबरदस्त परसेंटाइल्स आ रहे हैं, हजारों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जबरदस्त रिजल्ट पीडब्ल्यू ऑनलाइन बैचेस से प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए इस बारे में तो मुझे लगता है कि मुझे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद अगर अपने कान और आंख खोल के बैठते हो तो तुम ये सब सुनते रहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एप्रीहेंशंस है ये बेबुनियाद, ये बिल्कुल बेबुनियाद एप्रीहेंशंस है। ये शंकाएं सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल देते हैं। क्या 11th अच्छी नहीं गई तो कुछ हो सकता है? हां, कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या जेई बहुत टफ है? नहीं, अगर आप लग के मेहनत करते हैं तो जेई बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो बच्चों का ही होता है, उन्हीं बच्चों का होता है जो तुम जैसे बच्चे होते हैं। इसलिए ये कि ये सर हमारे बस का नहीं है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी। और दूसरा ये भी तो है यार कि यही तो वो एग्जाम है जो एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारी लाइफ डिसाइड करने वाला है। इस एग्जाम में जान लगा के अगर तैयारी कर ली जाए तो रिजल्ट लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बोर्ड्स प्लस जेई बिल्कुल बेवकूफ बनाते हैं लोग कि बोर्ड्स कुछ और करता है, जेई कुछ और करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ चीजों पर अलर्ट रहे आदमी, अपने आप को जज करता रहे, अपने आप को चेक करता रहे और अपने आप को टेस्ट करता रहे, तो ये बोर्ड्स और जेई बिल्कुल एक जैसे चलेंगे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक। ऑनलाइन का जहां तक बात करें, हम इस बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम इसका मतलब कुछ भी नहीं सुनते, तुम कुछ भी नहीं देखते। ऑनलाइन वाकई में, ऑनलाइन से जबरदस्त रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, होते चले आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मेरा सजेशन यही है कि अगर आप ऑनलाइन बैच ले रहे हैं तो इस फेथ के साथ, इस पूरे भरोसे के साथ कि ऑनलाइन से टॉप रिजल्ट निकलते हैं और मैं भी उन टॉप बच्चों में आ सकता हूं। क्लियर है? और इतनी फैसिलिटीज जो ऑनलाइन बैचेस में आपको मिलती हैं, वो आपको सोच कर भी आपको हैरानी होगी कि क्या ऑनलाइन बैचेस में इतनी बातें मिलती हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपीपीज, टेस्ट, डाउट्स क्लियरेंस, बहुत सारी बातें। आप समझ रहे हैं कि एक कम्युनिटी में आप बैठ गए, आपने डाउट्स डिस्कशन किए, स्टूडेंट्स के साथ डाउट के डिस्कशन चल रहे हैं, माइंड मैप सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, वन शॉट सीरीज चल रही है। आप सोच नहीं सकते कि ऑनलाइन के थ्रू आपको कितना फायदा मिल सकता है। तो इसलिए ये चारों बातें बिल्कुल बेबुनियादी हैं। आप अगर समझदारी से काम करें तो अब आप अगले स्टेप पे चलें कि भाई साहब देखिए ऐसा है, चलिए सोचते हैं सर, हैं हम सोचते हैं कि हमें तैयारी करनी है, सोचते हैं। लेकिन सर दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये है कि शुरू करने से पहले, 12th के स्टार्टिंग से पहले करें क्या? 12th अगर स्टार्ट होने वाला है तो उस 12th के स्टार्टिंग से पहले करना क्या चाहिए? हमने तैयार तो कर रखा है, हमने ये सोच रखा है कि हमें तैयारी तो करनी, लेकिन सर आप ये बताइए हमें 12th स्टार्ट होने से पहले क्या कुछ अपने आप को तैयार करके जाना है? तो मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिन लोगों ने अपनी क्लासेस को 11th को थोड़ा बहुत सीरियसली लिया है, जिन लोगों ने 11th को बुरी तरह से बर्बाद नहीं किया है, जिन लोगों ने कोशिशें की हैं, जिन लोगों ने कुछ कुछ चीजें सुनी हैं, समझी हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि भाई 11th में ये टॉपिक्स थे, इन टॉपिक्स में ये टॉपिक्स हमें समझ में आते हैं, ये कुछ टफ लगते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये हमें पढ़ने हैं, ये हमें रिवाइज करने हैं, वगैरह वगैरह। दैट मींस उनके दिमाग में वो 11th है, उनके दिमाग में वो सिलेबस है जो 11th में उन्होंने देखा था। उन बच्चों से अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री को लेकर, तो 12th स्टार्ट होने से पहले मेरा सजेशन यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री में, ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है और ये मेरे ख्याल से सारे लोग एग्री करते भी हैं इस बात से, 12th लेवल पर फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले बहुत जरूरी है 12th स्टार्ट होने से पहले आप मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स और इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम को शामिल कर रहा हूं। आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम को इन्वॉल्व कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की देखने को मिलती है। अब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम को या फिर थर्मोकेमिस्ट्री को या थर्मोडायनेमिक्स को इससे हटा रहा हूं, क्योंकि ये वो ख्वाब, डरावने ख्वाब हैं जिसकी वजह से बच्चों को 11th ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं।
कोई पूछे कि भाई आपको 11th आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है, अबे यार कहां आती है, आयनिक इक्विलिब्रियम बैंड बजा के चला गया, थर्मोडायनेमिक्स ने बिल्कुल बॉडी गर्म करके छोड़ दी। आप समझ रहे हैं? अब मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर उन 2 चैप्टर्स या इस तरह के 1-2 चैप्टर्स को अपने इस केमिस्ट्री के फिजिकल के चैप्टर सिलेबस से बाहर निकाल दें, अब आपसे कोई पूछे कि 11th कैसी लगती है, तो आप यही कहेंगे मोल-वोल निकालना थोड़ा बहुत सीखा तो था, एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक ही है, बाकी के फिजिकल में तो ऐसा सच कुछ खास था नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ बुरा तो नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी आप अपने दिमाग से सबसे पहले ये डर निकाल दीजिए कि सर मुझे आयनिक नहीं आता, थर्मो नहीं आता। अरे बाद में करने का बहुत मौका मिलेगा। सारे लोग 12th में उसको रिवाइज करवाते हैं। हम ऑनलाइन बैचेस में उन चैप्टर्स को रिवाइज करवाएंगे, डिटेल एनालिसिस होगी, रोड मैप, पीवाईक्यूज, माइंड मैप सीरीज, दुनिया भर की चीजें आपको कराई जाएंगी। वो चीजें जो आपको मुश्किल लगती हैं वो भी आसान लगने लगेगी। लेकिन सिर्फ उन 1-2 चैप्टर्स की वजह से हम ये मान लें कि हमें आता ही नहीं 11th, हमारा 11th वेस्ट हो गया, ये बेवकूफी। यानी मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने 11th क्लास में कुछ कुछ किया है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें उनको लगती हैं, और वो दिक्कतें मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, तुम सब एग्री करोगे कि वो दिक्कतें यही हैं कि सर कुछ ऐसे 1-2 चैप्टर्स हैं जो मुझे समझ में कम आए। ठीक, हम उन चैप्टर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। 12th स्टार्ट होने से पहले आप मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स और थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि बेसिक नॉलेज जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, आप ये 3 चैप्टर्स पहले रिवाइज करें। पहले इनको जरूर देखें। कहां से देखने मैं भी तुम्हें बताता हूं। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 खूबसूरत चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अंदर घूमते रहते हैं, इन चैप्टर्स को, और मुझे लगता है कि सारे बच्चे इस बात को एग्री करेंगे कि जो लोग 12वीं में कदम रखने जा रहे हैं वो इसका मतलब 11वीं पास हुए, और अगर वो 11वीं पास हो रहे हैं या हुए हैं तो फिर ऐसे में उन्होंने पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग कुछ तो सीखी। मेरा सजेशन यह है कि थोड़े से और अच्छे लेवल पर 12th स्टार्ट होने से पहले, अभी भी आपके पास टाइम है, 12th स्टार्ट होने से पहले इन दोनों चैप्टर्स को भी एक ठीक ठीक लेवल पर जरूर तैयार कर लिया जाए। कहां से करना है मैं अभी बताता हूं। और तीसरी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स काफी कम है हमारे पास 11th में, स्टिल अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या थोड़ी सी आइसोमेरिज्म पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सके तो बेहतर है। हालांकि 12th जब स्टार्ट होती है तो टीचर्स जनरली हाइड्रोकार्बन्स को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद ही हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स या अल्काइल हाइड्राइड्स की तरफ स्विच करते हैं, क्योंकि वो रिवीजन जरूरी होता। तो इसलिए मुझे लगता है हाइड्रोकार्बन्स को आप अभी साइड करिए, क्योंकि 12th की स्टार्टिंग में आपको हाइड्रोकार्बन्स का प्रॉपर रिवीजन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप रिवाइज करके जाइए अपनी तरफ से आइसोमेरिज्म को, सिंपल आइसोमेरिज्म को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरल ये है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर करा दी गई है तो जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये है, ये कुछ तरह के आइसोमेरिज्म कैसे बनते हैं, कितने आइसोमर्स बनते हैं, कब कोई आदमी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल करेगा नहीं करेगा, इस तरह के जो सवालात हैं, इस तरह की जो डिस्कशंस हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइए। उन लोगों से बात हो रही है जिन लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा था, वो लोग, उनको पता है कि ये चीजें होती है, इनको एक बार जरूर रिवाइज करके जाइए, ताकि जब आप 12th में घुसे तो आप अपने अंदर से इतना कॉन्फिडेंट हो कि भाई साहब इतने बुरे हालात नहीं है, 12वीं को सही से करूंगा और पैरेलली 11th पर भी ध्यान दूंगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है ये? यानी मेरी ये गारंटी है कि जो बच्चे इन चैप्टर्स को सही से केमिस्ट्री में रिवाइज कर लेते हैं, 11th के ये चैप्टर्स, हालांकि देखा जाए तो काफी चैप्टर्स मैंने लिख दिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इन चैप्टर्स में बहुत कुछ करना है। आप समझिए, ब्लॉक केमिस्ट्री अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करा दी जाती है या फिर जब वो ब्लॉक केमिस्ट्री अलग से कराई जाती है तो वो दोबारा पढ़ाया ही जाता है। आप समझ रहे हैं? तो हमें ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं करना है। हमें मेनली ये 5-6 चैप्टर्स हैं जिनको एक एक सर्टेन लेवल तक तैयार करके जाना है। सर अब आप ये और बता दीजिए, हमारे पास अभी कुछ दिन का टाइम है, ये कहां से करने? इसके लिए जो बच्चे थोड़ा बहुत जागरूक थे, उनके पास कुछ ना कुछ उनके क्लासेस के नोट्स होंगे, साथ ही साथ उनके पास मॉड्यूल्स होंगे, और साथ ही साथ उनके पास पीवाईक्यूज होंगे। मेरा सजेशन यह है कि अपने नोट्स से इन चैप्टर्स को एक लेवल पर रिवाइज किया जाए, और मॉड्यूल्स के कुछ सवाल, ताकि वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो सके, और कुछ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली जाए, ताकि इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस मिल पाए। यानी इन चैप्टर्स की तैयारी उन लोगों से बात की जा रही है जो लोग पहले कुछ सीरियस थे 11th के अंदर, वो लोग अपने नोट्स, मॉड्यूल्स और पीवाईक्यू से इन चैप्टर्स को रिवाइज करके ही 12th में कदम रखें। क्लियर? दूसरी बात, सर ऐसे भी तो थे जिन्होंने मजे किए थे, फॉर दोज जो मस्त थे 11th में, जिन्होंने 11th वेस्ट की है, उनके बारे में बताइए। तो उनके लिए चैप्टर्स तो वही,
आप समझ रहे हैं? ऐसा उनके लिए नहीं कह सकते कि अरे तुम बिना पढ़े 12th में घुस जाना, तो फिर तो 12th में भी मजे ही करते रहोगे। अब वो बच्चे जो 11th में जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो ज़्यादा सीरियस नहीं रहे, किसी भी वजह से, मैं ये नहीं कहता कि सर वो बच्चा खराब था, वजह भी हो सकती है, कोई वजह भी हो सकती है, कोई जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है। तो किसी भी वजह से अगर मान लीजिए आपके अंदर कुछ वजह रही जिसकी वजह से आप 11th पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, अगर ऐसा रहा तो ऐसे में चैप्टर्स तो वही हैं, लेकिन उन लोगों को वो चैप्टर्स कवर करने चाहिए वन शॉट सीरीज या माइंड मैप सीरीज से। वन शॉट सीरीज से उसको एक बार पढ़ लिया जाए, पढ़ने के बाद एक माइंड मैप सीरीज से एक आइडिया ले लिया जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या है, और सिर्फ पीवाईक्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर वो वन शॉट से वो चैप्टर देख लें, जो मंजिल सीरीज हमारी है, पीडब्ल्यू की जो मंजिल सीरीज है, उसमें वन शॉट लेक्चर्स हम सारे टीचर्स के पढ़े हुए हैं। आप जिस लेक्चर को भी जहां से भी जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। उन वन शॉट लेक्चर से या फिर वन शॉट लेक्चर्स के बाद माइंड मैप सीरीज, जो कि आपको एक प्रॉपर रिव्यू दे देगी उस पूरे टॉपिक का, और उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज लगाकर आप उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन चैप्टर हमारे वही रहेंगे, उन चैप्टर्स पर जरूर कॉन्सेंट्रेट करना है उन लोगों से जिनकी 11th पूरी तरह से वेस्ट थी, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो कोशिश करें मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीख के आए, मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट कैसे निकलता है, आप कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, जो कि पहले चैप्टर में जब आप घुसेंगे 12th के अंदर, सॉल्यूशंस के चैप्टर के अंदर आपको ये कंसंट्रेशन टर्म्स, हालांकि दोबारा कुछ कुछ जरूर कराया जाएगा, बट फिर भी दोबारा भी मुंह ना ताको कि क्या चल क्या रहा है, उसके लिए बेहतर है कि कुछ तो आपको पहले से पढ़ के जाना चाहिए। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप मोल कॉन्सेप्ट हो गया, रिडॉक्स हो गया, आप बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको एक लेवल पर कुछ तो जरूर सीख के जाना, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है ना। तो हालांकि इनकी जरूरत आगे पड़ेगी। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री के बाद ही आएगी, तो उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, बट फिर भी सर अगर मैं अभी से करके चलूंगा तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। समझ रहे बात को? तो ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपनी 11वीं में मस्ती काटी है। आगे की बात करें तो चलिए ठीक है सर, हो गया डिसाइड कि भाई अब हमें करना तो है ही। तो अगर आपको करना है तो भाई मेरे पास कुछ 4-5 बातें हैं, आप 4-5 बातों को सुन लीजिए, बात खत्म करिए। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर मैंने 12th स्टार्ट कर दी है, अब वो सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी 11वीं वेस्टेड थी, जिनकी ये थी, जिनकी वो थी, सब कुछ सारे बच्चे इस बात के लिए एग्री हैं कि वो 12th में तैयारी करने जा रहे हैं। तो अगर वो 12th में तैयारी करने जा रहे हैं तो उनके लिए पहला गुरु मंत्र मेरे लिए ये मेरा ये है कि उनको डरना नहीं। पहली बात, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, डर को दिमाग से निकाल देना है। ये घबराहट इस तरह की होनी चाहिए कि अगर सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा, हमारे अगर स्कोर अच्छा ना आया तो क्या होगा। ये घबराहट तो जायज है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है, वो जिस चीज के लिए पढ़ रहा है, वो रिजल्ट ना मिला तो उसकी डर तो उसको हमेशा ही रहेगा। तो वो डर तो ठीक, लेकिन सर ये कि सर बड़ा मुश्किल है सर, हमारे तो वो भी एग्जाम होंगे सर, हम पहले वो पढ़ लेते हैं सर, हमारा बोर्ड्स में क्या होगा सर, हमारा इसमें क्या होगा, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे सर, ये बड़ा मुश्किल है, ये रात दिन कैसे पढ़ूंगा सर, एक दिन की पढ़ाई समझ में आती है, 2 दिन की पढ़ाई समझ में आती है सर, आगे की लेकर अप्रैल से लेके अगले एग्जाम तक सर, ये हमारे लिए आसान नहीं है सर। ये तो 7-8 महीने का जो आपने ये बैंड बजाने की आपने बात बोली, हमारी इतनी मेहनत करने की बात जो आप कर रहे हैं, ये हमारे लिए मुश्किल है। तो सबसे पहले तो ये डर निकालो यार, है ना, क्योंकि अगर ये डरते रहोगे तो सिलेक्शन तो वैसे नहीं होना। पहली बात तो ये, आपको कोशिश करनी है, बात खत्म, और कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। बात समझे? डर इस चीज का होना चाहिए कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो यार हम अपनी कोशिश में या हम मक्कारी में उतर आए, हम पढ़ाई ना करें, हम जो है समझ रहे बात को, पढ़ाई से दूर होते चले जाएं। ये डर होना चाहिए। यानी डर इस चीज का समझ में आता है जो आपको उस रास्ते पर लेके जा रहा है जहां पर आपको चलना है। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। उल्टी सीधी बातों के दिमाग के बारे में दिमाग में बिल्कुल लेके नहीं आना है। आपको पूरे हिम्मत के साथ इस एग्जाम की तैयारी करनी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लास क्यों ना हो, जो भी क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं वो रेगुलरली अटेंड करनी है। इसकी बहुत ज्यादा कोशिश करनी है। यानी आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उसके आपके नोट्स बनाने हैं, उसके बैकलॉग को अवॉइड करना है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल या अच्छी प्रॉब्लम्स है, उनको मार्क करना है जो आपके नोट्स के अंदर होंगे, और बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, कोशिश तो यही करिए कि बैकलॉग ना हो, लेकिन अगर फिर भी बैकलॉग है तो आप छोटे मोटे बैकलॉग को वीकेंड्स में कवर करें। मेरा सजेशन यही है, उसको ज्यादा पाले नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बैकलॉग बढ़ता है दर्द बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब एक दिन की क्लास छूटती है तो वो क्लास अगर अगली क्लास से इंटरलिंक है, जो कि नॉर्मली होती है, तो अगली क्लास में वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता। और जब अगली क्लास में कुछ नहीं समझ में आता तो हम ये सोचते हैं कि चलो तीसरी क्लास और करके देखते हैं। तुम्हें पता ही है जब पहली 2 क्लासेस में कुछ नहीं समझ में आया तो तीसरी क्लास में क्या समझ में आएगा, और अगर तीसरी चौथी क्लास में भी कुछ ना समझ में आया
तो 5वीं क्लास से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, और जब एक सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म होता है तो उसमें नंबर खराब आने लगते हैं, और जब नंबर खराब आने लगते हैं तो ओवरऑल स्कोर गिर जाता है, और जब ओवरऑल स्कोर गिर जाता है तो हमारा तैयारी से मन ही हटने लगता है। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि आप बैकलॉग्स अवॉइड करिए, लेकिन अगर फिर भी बैकलॉग है, छोटे मोटे बैकलॉग्स को, तो आप फौरन के फौरन वीकेंड्स में फटाफट लेक्चर्स की वीडियोस को देखकर उन बैकलॉग्स को कवर करें। हां, अगर किसी वजह से, बीमारी की वजह से या किसी वजह से बैकलॉग बड़ा है, तो कोशिश करिए वन शॉट लेक्चर्स को देखकर अपने उस बैकलॉग को फौरन के फौरन कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि यह बैकलॉग सबसे बड़ा सरदर्द है एक बच्चे के लिए जो 12वीं में है और जो तैयारी करना चाह रहा है। इस बैकलॉग का कुछ ना कुछ इलाज जरूर होना चाहिए। तो इसलिए पहला सजेशन तो यह है, कुछ और भी इलाज हो सकते हैं, बट जो पहला सजेशन है वो यही है कि आप बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे कोशिश करें कि हमारे लेक्चर्स मिस ना हो। प्लस रेगुलर अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने नोट्स बनाने की, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहां मार्क करने की जो आपको इंपॉर्टेंट लगती। ठीक। दूसरी बात, सर ठीक है क्लासेस अटेंड करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी, प्रॉब्लम्स की रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। पूरे 12th में रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए आपको? सर सबसे पहले सर एनसीईआरटी या जो भी आपके बोर्ड्स की बुक्स हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपीज हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है, उसको फॉलो करें। मॉड्यूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। सर इतना ही अगर आप करते कर चल रहे हैं, एक रेगुलर बेसिस पर हर चैप्टर के साथ अगर आप इतनी हरकतें कर रहे हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि आप कितनी बेहतरीन तैयारी में लगे हुए, कितनी बेहतरीन तैयारी में लगे। यानी आप मॉड्यूल्स के कुछ अच्छे सवालों को कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने जबरदस्त तैयारी में लगे हुए। क्लियर है? उसके बाद सर कई बार ऐसा होता है, एक बार पढ़ने के बाद चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, और ये सबके साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है। इसको अवॉइड करने के लिए रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करना जरूरी है। वो टाइम तुम्हें निकालना होगा। उसके बारे में भी टीचर्स रेगुलर बेसिस पर आपको लेक्चर्स देते रहते हैं, या क्लास में हम लोग बताते रहेंगे कि किस तरह से टाइम को मैनेज किया जाए, किस तरह से रिवीजन का टाइम निकाला जाए। यानी जिन बच्चों के बैकलॉग्स नहीं चल रहे हैं, वो अपने वीकेंड्स में चीजों को रिवाइज करते रहें। हां, लेक्चर के रिवीजन की बात अलग। जो लेक्चर आपने आज अटेंड किया है, अपना किसी भी तरह से टाइम निकालकर उस लेक्चर को आज के आज ही 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में जरूर रिवाइज कर लें, ताकि वो बात आपके दिमाग में घुस जाए। समझ में आ रही बात? यानी देखो मेहनत का काम तो है ना। तुम ये सोच रहे हो सर क्या क्या करवाओगे सर? हाँ, तो क्या क्या करवाओगे मतलब? तो क्या मिल जाएगा ये सोचो ना। इस बारे में भी तो बात करो कि सर मेहनत इतनी करवा रहे हो, हाँ मैं मानता हूं, तो फिर इस बारे में भी बात करो कि मिलने क्या जा रहा है। फिर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। सर अगर इतना कुछ मिलने जा रहा है, ये मिलने जा रहा है, फिर तो कर सकते हैं। तुम समझो बात को, हाँ इतना ही कुछ मिलने जा रहा है, इसलिए समझ लो बात को। इसलिए कोशिश तो करनी, रिवीजन जरूर करना है, रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना है चीजों को। वो रिवीजन के लिए अपने शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने टिक कर रखे हैं। हर बार एक ही चीज को रिवाइज करने का ना कोई फायदा होता है, लेकिन हाँ जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते हैं, उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, उन हाईलाइटेड सवालों को आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, जिसका आपको मैक्सिमम फायदा मिल सकता है। और इन सब के बाद सर हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अगर यही ना पता चले तो बेवकूफी है। आपको टेस्ट रेगुलर बेसिस पर देने चाहिए, चाहे वो अच्छा स्कोर करें चाहे वो खराब स्कोर करें, रेगुलर बेसिस में आपको टेस्ट देने चाहिए। जनरली बच्चों के अंदर ये आदत होती है, वो टेस्ट अवॉइड करते हैं। ये बिल्कुल बेवकूफी है। टेस्ट में नंबर खराब आते हैं, आते ही हैं, आप समझ रहे बात को, सबके ही आते हैं, कभी अच्छे कभी खराब, कभी ठीक कभी बुरे, कभी ठीक कभी बुरे, ये तो रेगुलर चलता ही रहता है। तो इसलिए टेस्ट को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन टेस्ट से सीखना, देखो 11th में तुमने क्या किया क्या नहीं किया, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास अब ये पूरा एक साल है जिस पर हम लग कर तैयारी करने वाले हैं। ठीक, लेकिन इस पूरे टाइम पर आपको इस बार ये एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए कि जो टेस्ट आपने दिया है, जो सिलेबस से रिलेटेड टेस्ट आपने दिया है, उसमें जो भी पढ़कर आप गए थे, जरूरी नहीं कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के गए हो, तो जितना आप पढ़ के गए थे उसमें से जो सवाल आप नहीं कर पाए, उन चीजों को क्यों नहीं कर पाए, क्या एनालिसिस करेंगे, उसको आप लेंदी तरीके से क्यों करके आए, आपने कहां टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया, आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए था। ये सारी चीजें बोली तो बहुत ज्यादा जाती हैं सर, सोशल मीडिया में दुनिया भर के वीडियोस दे रखे हैं जिसमें बताया गया था पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करो, फिर ये अटेम्प्ट करो, फिर वो अटेम्प्ट करो। अरे तुम कहां चक्कर में पड़ो यार, ये तुम डिसाइड करोगे या वो मीडिया वाला डिसाइड करेगा? गजब आदमी हो, पेपर तुम्हें देना है, नंबर तुम्हारे, सिलेक्शन तुम्हारा, रिजल्ट तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, इसमें दूसरे लोग थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, ये तुम्हें डिसाइड करना है। लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा? अबे तो टेस्ट दो ना, एक टेस्ट दो, पता चलेगा बैंड बज गई। अरे यार पहले हमने जो है पता नहीं ये सब्जेक्ट कर लिया, हम उसी में पूरा 2 घंटे बर्बाद हो गए, इसका मतलब नेक्स्ट एग्जाम जब तुम दो तो वो काम मत करना, ताकि कुछ चीजें 4-5 टेस्ट के बाद हो सकता है तुम्हें एक रूटीन समझ में आ जाए कि भैया यही तरीका ठीक है, थोड़े से नंबर बढ़ रहा है, यही तरीका ठीक है, हम इसी को फॉलो करेंगे।
ये सब आप डिसाइड करेंगे ना, दूसरे लोग थोड़ा डिसाइड करेंगे। हाँ, फिर भी टीचर्स, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे, हम ऐसी बात कर रहे हैं जनरली क्लास में टीचर्स इस बारे में भी डिस्कशन करते हैं, हम लोग भी इस बारे में बात करते हैं, उसको भी फॉलो किया जा सकता है। अगर वो फॉलो करने से आपको फायदा होता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना, उसकी कमियों को दूर करना, उसके एनालिसिस करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ये वो चीजें हैं जो वो बच्चा 12th की तैयारी में अब लग गया है, चाहे उसके 11th वेस्टेड हो ना हो, उसको ये चीजें फॉलो करनी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे मेरे हिसाब से वो ये है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही है ना, और इन सारी बातों का जो इससे पहले मैंने बोली है, उन सारी बातों को अगर एक शब्द में या फिर एक सेंटेंस में बोलना चाहूं तो यही है कि जो बच्चा पागलों की तरह मेहनत करने के लिए तैयार है, जो बच्चा उल्टा खड़े होकर पढ़ने के लिए तैयार है, जो बच्चा पागलों की तरह ये तपस्या करने के लिए तैयार है, सिलेक्शन उसी का होने वाला है। सर वो डीपीपी करनी है, सर कहां से करनी है, सर मॉड्यूल करना है, कहां से करना है, सर रेगुलर क्लासेस करनी है, अरे यार ये सब छोड़ो ना यार। मैं एक लाइन बोल देता हूं, जिस बच्चे ने अपने स्टडी आवर्स को इतना बड़ा बना रखा है वो सब एडजस्ट कर लेगा। सर क्लासेस कर लूंगा, सर डीपीपी कर लूंगा, पीवाईक्यूज कर लूंगा, सर ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। सर जिस बच्चे का टाइम टेबल ही इतना सा है सर, उसमें क्या वो पीवाईक्यू करेगा सर, कब वो क्लासेस अटेंड करेगा, कब वो रिवीजन, कब वो शॉर्ट नोट्स बनाएगा, कब वो सर टेस्ट देगा, सर उसका पढ़ाई ही नहीं होती, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पीछे जितना भी कुछ बोला है उसका कोई सिर पैर नहीं है, उसके पीछे सिर्फ एक बात बोली जा रही है, वो ये है पागलों की तरह मेहनत करना, अपने आप ही सारी चीजें अंदर आती चली जाएंगी। अपने आप तुम्हें समझ में आएगा, अब क्या करूं, अब तो टाइम है मेरा, चलो ये कर लेता हूं, अभी भी मेरे पास टाइम है सोने से पहले, चलो ये कर लेता हूं, अरे यार अभी आधा घंटा बचा है, चलो रिवीजन कर लेता हूं। जो बच्चा सोचता ही ये है कि यार यहाँ टाइम ही नहीं बच रहा है, क्या करें यार, अभी 2.5 घंटा बचा है, 2.5 घंटे में क्या क्या करना है, 2 घंटे में क्या क्या करना है, वो यही सोचता है कि यहाँ स्कूल का कर लूं या यहाँ का कर लूं या वहां का कर लूं, वो बेचारा पूरे साल बर्बाद कर देता है। ठीक है, ये वो चीजें थी जो मैंने बताई, वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बेस्ड थी, दैट इज सिर्फ पढ़ाई करनी। ठीक, अब आता हूं उन चीजों का जिनका ध्यान हम नहीं देते और वो इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करती हैं, जो कि एग्जाम्स के रिजल्ट्स पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। आप माने ना माने, साइंटिफिक थ्योरीज भी ये बताती हैं और एक्चुअली भी ये होता है, ये हम सब अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताते हैं। उन बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं जो अपने रूटीन को फिक्स रखते हैं, क्योंकि जिन लोगों के रूटीन्स फिक्स होते हैं उनके दिल में घबराहट कम होती है। और ये साइंटिफिक थ्योरी है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये एक थ्योरी है जिसमें ये बोला गया है कि जिन लोगों ने अपने रूटीन्स को फिक्स कर रखा है, रूटीन पढ़ाई का भी, समझ बात को, आवारागर्दी का रूटीन फिक्स नहीं कर रखा है, जिन लोगों ने पढ़ाई का रूटीन फिक्स कर रखा है, उनको अननेसेसरी की घबराहट की, ये कैसे होगा, वो कब करेंगे, ये कब करेंगे। जिनके रूटीन फिक्स है वो रूटीन्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं, उनको पता है कि किस दिन कौन सा एग्जाम है, किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीजों का एक प्रॉपर तरीके से, वो सारी चीजों को एक प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हेल्दी डाइट। अब पता नहीं चलता कैसी बातें कर रहे हैं सर, पेट तो समोसे से ही भरता है सर, जब तक समोसा नहीं खाए। तो मैं मना नहीं कर रहा, समोसे बर्गर नहीं खाए जाते, सब कुछ खाया जाता है, बट हेल्दी डाइट जरूर लेनी। आप ये जो साइड में जो जंक फूड्स हैं, ये बच्चों को कैसे रोक सकते हो यार, बच्चे तो सब कुछ खाते हैं। तो जिन बच्चों को जैसी भी चीजें सहूलियतें मिली हैं वो उस हिसाब से अपना खाने पीने का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट की कोशिश करें। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है पूरा अवाकाडो खा रहे हैं, और ये मतलब हेल्दी का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से तुम समझते हो इतना कि एक घर का खाना हुआ, एक रेगुलर रूटीन को फॉलो किया जाए, तो एक हेल्दी डाइट खाई जाए, और फिर बीच बीच में आपको जैसा लेना है। और उस हेल्दी डाइट में सबसे ज्यादा जरूरी फ्रूट्स है, फ्रूट्स का इंटेक जरूर होना चाहिए, है ना। तो फ्रूट्स का इंटेक भी उस हेल्दी डाइट में आएगा। कुछ अगर ले सकते हैं तो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हेल्दी, और ये रेगुलर, एक दिन दो दिन खाने से थोड़ी ना होगा सर, कल ही तो काजू खाए थे सर, कल ही मम्मी ने जो है वो 4-5 बादाम खिलाए थे सर, आज फिर भी सवाल नहीं निकल रहा। अबे तो एक दो दिन खाने सवाल थोड़ा निकल आएगा, लेकिन ये चीज असर डालती है, आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट में। आपको, आप माने या ना माने, दिमाग की प्रेजेंस इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। और इन सब चीजों से भी ज्यादा जरूरी है बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। अपने पानी का ख्याल रखिए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए। आप देखेंगे दिमाग आपका सही काम करे। यार समझो बात को, ये तो बहुत एक तुम्हें नहीं लगता एक साइकिल है सर, आज दिमाग थोड़ा सही काम कर रहा है सर, एक आध सवाल निकल रहे हैं, समझ बात को सर, और मैं तो कहता हूं सवाल भी नहीं निकल रहे, लेकिन सर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं खत्म हो रहा है सर, कॉन्सेंट्रेशन खत्म नहीं हो रहा, सवाल नहीं निकल रहा सर, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन खत्म नहीं हो रहा। इसमें भी क्या बुराई यार। और सोचो अगर ये 2-4-5 दिन हो गया तो तुम्हारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता है, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो थोड़ा सा हो सकता है स्कोर इंप्रूव कर जाए, 5 से 15 नंबर आ जाए, 15 नंबर आने लगेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, आप और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इन्वॉल्व होंगे सर, उससे ओवरऑल स्कोर। आप समझिए ये तो एक साइकिल है,
इसलिए ये नहीं है कि सर आज मैंने पानी पिया था लेकिन सर सवाल नहीं निकल रहा, चक्कर क्या है, पानी तो पी के आया हूं लेकिन फिर भी सवाल नहीं निकल रहा। अबे तो एक दिन के पानी से थोड़ा सवाल निकलेगा। बट ये कि एक 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 अपने आप के कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ाने, और ये सब साइंटिफिक है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, सब साइंटिफिक है। आप बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करेगा, चीजों में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, आप अपने एक बार बैठने के टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना है। ये नहीं है कि सर 15 मिनट बैठे, दिल कर रहा है बिस्किट खाने चले गए, फिर 15 मिनट बाद नमकीन खाने चले गए, 15 मिनट बाद भाई को छेड़ने चले गए। ये इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है। आप कोशिश करें अपने सिटिंग आवर्स को थोड़ा सा बढ़ाएं। सर मैं पहले आधे घंटे बैठता था, अब मैं पौन घंटे बैठने लगा लगातार, अब मैं 1 घंटे बैठने लगा, 1.5 घंटे बैठने लगा। तो अपने सिटिंग आवर्स को धीरे धीरे बढ़ाइए। ये सब चीजें कब होंगी सर? ये सब चीजें तब होंगी जब हम थोड़ा सा ऊपर की चीजों का ध्यान देंगे। और जब ऊपर की चीजों का आप ध्यान देंगे तो आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा, आप देखेंगे कि आपको फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है, इन सब के साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। सर मरी हालत में गिरे पड़े पड़े हुए हैं, ये सब कुछ नहीं सर। हम पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं, हम पूरी तरह से मोटिवेटेड अच्छा करके ही छोड़ेंगे। जो अपने आप पर पूरा भरोसा रखे और ओवरऑल देखा जाए तो पीडब्ल्यू को कंप्लीटली फॉलो करें। क्योंकि उसका रीजन ये नहीं है कि पीडब्ल्यू, सर पीडब्ल्यू को फॉलो करो, ये क्या बात होती है सर? हम तो हाँ बिल्कुल, तुम्हारा जो मिल करे वो करो, बट तुम ये देखोगे कि पीडब्ल्यू में जो भी तुम्हें टीचर्स पढ़ाएंगे या जो भी टीचर्स कहेंगे वो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहेंगे। वो कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो जो किसी समझ रहे बात को, उल्टी सीधी बातों के बारे में या कुछ, वो सब कुछ तुम्हारे भले के लिए होगा। इसलिए बहुत जरूरी है और इसीलिए ये लगातार रिजल्ट प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए पीडब्ल्यू को फॉलो करें, उनकी क्लासेस को, उनके लेक्चर्स को, उनके डीपीपीस को, उनके प्लानिंग को, उनके मॉड्यूल्स को, उनके टेस्ट को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करें। आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी अंतर नजर आएगा। उन लोगों को जिनकी 11th मस्त थी वो भी बेस्ट बन सकते हैं। आप समझिए बात को। तो अगर इसी बातों के साथ बात को खत्म करें तो एक स्टेटमेंट दूंगा बस, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपने ही नहीं देखेंगे तो क्या मिलने वाला है सर? बात तो सही है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप समझिए सर, हमारा हौसला मजबूत होना चाहिए। सर 11th वेस्टेड थी कोई बात नहीं, लेकिन बातों से सुन के लग रहा है सर कुछ तो किया जा सकता है। सर पूरा साल पड़ा है सर, बैंड बजा देंगे, बोर्ड्स भी करेंगे सर, और जेई का भी एग्जाम क्रैक करके दिखाएंगे, और ये सब बच्चे कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है तुम सब लोगों के लिए, खूब कोशिश करो, खूब मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट लाओ। और मैं तुम सब लोगों से लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर तुम लोगों को ये सारी बातें समझ में आई हैं तो तुम सब एटलीस्ट इस वीडियो के कमेंट में ये बात जरूर मेंशन करना कि तुम आगे क्या सोच रहे हो, तुमने क्या सोचा है कि तुमसे होगा या नहीं होगा। यानी जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बोली हैं उन सारे लोगों के लिए, जो वेस्ट वाले थे, जो 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 बीच वाले थे, है ना, कि सर ठीक ठाक सा था, या जो वो जिन्होंने कहा नहीं हमने अच्छा किया है, उन सारे लोगों से ये बोलूंगा कि क्या वो ये कमेंट डाल सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि तुमने क्या सोचा है, तुमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगर तुमको लगता है तुमसे हो पाएगा तो वो सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर हम कोशिश करेंगे, हम जम के मेहनत करेंगे। तो ये सारे बच्चों के कमेंट्स मुझे इस वीडियो के नीचे दिखाई देने चाहिए। हम सब की तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से ऑल द बेस्ट, खूब कोशिश करो। मिलते हैं बैच के अंदर, कोशिश करो, खूब मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।